जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि सीजी व्यापम के द्वारा मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के फॉर्म ले लिए गए थे, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। और स्थगित करते समय एक बात और कही गई थी कि जो एग्ज़ाम होगा वो 15 दिन के पहले नोटिस दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिलेगा और आपको वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो व्यापम के एग्ज़ाम लेने की संभावनाएं बन रही हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देखिए दोस्तों, तो प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन के संबंध में व्यापम ने एक विज्ञप्ति जारी की है। और यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। यहाँ पे प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए जो प्रारंभिक तिथि है फॉर्म आवेदन करने की 22 जुलाई से रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, तो मतलब आवेदन भरना स्टार्ट हो गया है इसमें। और आवेदन में त्रुटि सुधार 6 से 8 अगस्त के बीच में है और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 20 अगस्त और 29 अगस्त को आपको परीक्षा संभावित तिथि यहाँ पे दी गई है। मतलब व्यापक में परीक्षा लेना स्टार्ट कर रहा है। प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए जो एक डेट डिसाइड हुई है वो 29 अगस्त की डेट डिसाइड है, तो मतलब एग्ज़ाम लेना स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोग मंडी निरीक्षक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तैयारी रखिए आप लोग कि अगर आपको 15 दिन के पहले नोटिस दिया जाता व्यापम के द्वारा तो आप लोग उसका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कर पाएँ, क्योंकि आपको 15 दिन से अधिक का समय यहाँ पे नहीं दिया जाएगा और 15 दिन तो रिवीजन करने में लगते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इस वीडियो में जो जानकारी देनी थी मुझे यही जानकारी देनी थी। अब इस वीडियो में आगे मैं बात करूँगा संपरीक्षक के एग्ज़ाम की। और पहले मैंने व्यापम के, पटवारी के, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के और संपरीक्षक का जो जीएस वाला पार्ट है उसके व्यापम के सॉल्व पेपर आपको जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, उसको मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। और जानकारी यहीं तक थी। अगर जिसको सिर्फ जानकारी लेनी रहती है मेरे माध्यम से वो लोग अब वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और जिनको स्टडी करना है, मैं आगे आज के इस वीडियो में जो संपरीक्षक का जो लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके 10 क्वेश्चन मैथ्स के मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो चाहें तो अंत तक देखें। मैथ्स अगर आपको सॉल्यूशन देखना है और जीएस वाला पेपर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके संपरीक्षक का देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैथ्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सिलेबस, संपरीक्षक के एग्जाम का सिलेबस है, जहाँ पर 1 से 50 नंबर का सामान्य अध्ययन है जिसको मैंने पेपर सॉल्व करवा चुका है। बुद्धिमत्ता विश्लेषण क्षमता 51 से 80 में 30 नंबर का रीजनिंग आएगा। और गणित रहता है 81 से 80 मतलब 20 नंबर का यहाँ मैथमेटिक्स रहता है। और 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी लैंग्वेज के, मतलब 101 से लेकर 200 तक 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी लैंग्वेज के। तो मैंने सामान्य अध्ययन का पूरे 50 क्वेश्चन करवा के प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। आज हम लोग करेंगे मैथ से 81 से लेकर 91 तक के क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर है 81। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 81। आज 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और क्वेश्चन में आंसर में टिक लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरे पास जो पेपर है ये व्यापम का ही पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर है, तो इसमें आंसर पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों में दुगनी हो जाती है, इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो जब से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल होते हैं। तो देखो पहले इसमें क्या बोला है कि 5 सालों में दुगनी हो जाती है। मान लिया मैंने रकम 100 है तो उसको दुगना होने में कितने लगेंगे? 5 साल लगते हैं दुगना होने में। तो ये रकम कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी 5 साल में। चूंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप लोग समझ पाते होंगे कि अब ये मूलधन हो जाएगा, अब जो अगले 5 साल होंगे वो इसके ऊपर ब्याज लगेगी। तो अगले 5 साल में ये धन कितना हो जाएगा? ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 सालों में धन कितना हो गया? अभी वर्तमान में 100 था, 10 सालों में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? ब्याज लगेगी पूरे के ऊपर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है। 5 सालों में फिर ये दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। तो कुल साल आपको कितना लगे? 15 साल लगे आपको धन को। और धन आपको 100 से कितना हो गया? 800 हो गया, मतलब 8 गुना हो गया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का बिना फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज 5 सालों में दुगनी हो जाती है, तो इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 15 साल। तीनों को आप लोग जोड़ देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82 नंबर का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है ए बी को 50 देता है, बी इसका आधा सी को देता है, सी इसका 5वां भाग डी को देता है, तो डी को प्राप्त राशि क्या होगी? तो देखो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी डी आप ऐसे बना लीजिए। ए बी को 50 रुपये देता है, मतलब ए के पास कितना है पता नहीं, लेकिन ये इसको 50 रुपये देता है। ठीक है, बी इसका आधा सी को देता है, मतलब इसका हाफ करोगे तो सी को कितना रुपये मिलेगा? 25 रुपये मिलेगा। सी इसका 5वां भाग डी का देता है, मतलब 25 का 5वां भाग, मतलब 1/5 करना पड़ेगा और 5 से 5 बार में कैंसिल होगा, तो ये कितना देगा? 5वां भाग, मतलब 5 रुपये देता है डी को। तो क्वेश्चन पूछा डी द्वारा प्राप्त राशि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5 रुपये डी को प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 83। इसमें कहता है यदि कोई संस्था प्रमुख कंप्यूटर में दक्ष है तो उस संस्था को 3 कम लिपिकों की आवश्यकता होती है। लिपिकों मतलब मैं बता दूं क्लर्क की, ठीक है, क्लर्क हो रहा है, इसका मतलब ये होता है लिपिकों मतलब क्लर्क की आवश्यकता होती है जब वह कंप्यूटर अप्रशिक्षित को संस्था प्रमुख नियुक्त करता है। कंप्यूटर प्रशिक्षित प्रमुख, कंप्यूटर अप्रशिक्षित और लिपिकों को वेतन क्रमशः, जब कंप्यूटर में यहाँ मान लो प्रशिक्षित है अगर व्यक्ति, और यहाँ पे मैं मान लो कंप्यूटर में वो अप्रशिक्षित है कोई व्यक्ति, और तीसरा वेतन रहेगा लिपिकों का मतलब क्लर्क का, तो इसका वेतन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख है, 1.50 लाख कर दूं इसको मैं। सेकंड का वेतन दिया है 1 लाख रुपए है, इसका वेतन कितना है 1 लाख रुपए है। और लिपिका जो क्लर्क हैं उनका वेतन कितना है 30,000 रुपए है, सॉरी 30,000 रुपए है। क्वेश्चन कहता है उस संस्था की वार्षिक हानि ज्ञात कीजिए यदि वह एक कंप्यूटर अप्रशिक्षित को संस्था प्रमुख नियुक्त करता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है जब ये कंप्यूटर जो प्रशिक्षित होगा वो संस्था प्रमुख नियुक्त होता है तो 3 कम लिपिकों, 3 कम क्लर्क की आवश्यकता होती है क्योंकि ये कुछ काम कर देता है। लेकिन कंप्यूटर में कोई अप्रशिक्षित है, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो जब ये संस्था का प्रमुख नियुक्त होता है तो इसका वेतन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 आदमी को, तो वार्षिक इसकी हानि ज्ञात करना है। क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, वार्षिक हानि पूछा है लेकिन ये मासिक हानि से ही इसका आंसर निकलता है। तो देखिए मान लेता हूं मैं सभी को, मान लेता हूं मैं 10 की आवश्यकता होती है कुल मिला के, आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 की आवश्यकता होती है मान लेता हूं मैं। तो इसके साथ अगर 10 ये इनकी के 10 लिपिकों की आवश्यकता होती है तो इसका मासिक वेतन 1,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख हो गया। इसके साथ 10 लिपि की आवश्यकता पड़ेगी मतलब 3 लाख इनका वेतन हो जाएगा, 3 लाख इनका हो गया इनका। और इसके साथ 3 कम की आवश्यकता होती है मतलब इसके साथ कितने लगाने पड़ेंगे हम लोग को 7 लिपिका की ही आवश्यकता होगी, 7 तियां 21, तो 1,50,000 तो इसका वेतन है और इसको 7 तियां 21 मतलब 2,10,000। तो इनका कुल खर्चा कितना हो गया 4 लाख का, इसका कुल खर्चा कितना हो गया 3,60,000 का। तो दोस्तों 10 लिपिकों की आवश्यकता होती, मैंने ऐसा माना, तो जब ये कंप्यूटर अप्रशिक्षित संस्था का प्रमुख नियुक्त होगा तो पूरे 10 लिपिकों की आवश्यकता होगी। लेकिन जब आप इसको संस्था का प्रमुख बना देंगे तो इसको 3 कम लिपिक मतलब 7 लिपिकों की आवश्यकता होगी। तो 7 लिपिकों को कितना वेतन देना पड़ेगा 30,000 एक का वेतन है तो 7 तियां 21, 2,10,000। तो इसका खर्चा कितना होगा 3,60,000 और इसका खर्चा कितना होता है 4 लाख। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अगर आप इसको संस्था का प्रमुख नियुक्त कर देंगे तो ये 4 लाख खर्चा करवा देगा आपसे, और इसको नियुक्त करेंगे तो आपका 40,000 रुपए आपका यहाँ से बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हानि पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा इसका 40,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर में एक दिन की आय क्रमशः 1,000 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए और 1,200 रुपए है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है तब उसकी बचत याद करना है हमको। यदि वह रायपुर में एक दिन, रायपुर हमारा कौन सा, रायपुर में वो एक दिन के लिए रहता है, और कहा गया है इसमें आगे अंबिकापुर में 2 दिन, अंबिकापुर में 2 दिन, बिलासपुर में 1 दिन तथा जगदलपुर में 1 दिन काम करता है। यहाँ पे एक दिन वो काम कर रहा है। तो एक दिन काम करने से क्या होगा, यहाँ पे वो 1,000 रुपये कमा लेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो 800 रुपये कमा लेगा, यहाँ पे 1,200 रुपये वो कमा लेगा और यहाँ भी वो 1,200 रुपये कमा लेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 0 0 8 2 10 2 12 का 2, हाँ सिलाई 1 2 3 4, और 4,200 रुपये कुल कमाएगा इतने दिन काम करके, और 4,200 रुपये में से 2/3 रुपये वो खर्च कर देगा। तो 3 कम 3 3 चौक 12, 1,400 रुपये खर्च कर देगा, मतलब 14 दूनी 2,800 रुपये क्या करेगा, ये उसका 2/3 भाग खर्च हो गए हैं। तो उसकी बचत निकालना है तो आप क्या करोगे 4,200 रुपये जो उसकी कुल आय थी, 4,200 रुपये कुल आय थी, उसमें से आप क्या करोगे 2,800 रुपये का अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे उसकी बचत निकल जाएगी। बचत यहाँ से 12 में से 8 जगह 4 और यहाँ पे 1,400 रुपये क्या करोगे, यहाँ से घटाओगे तो 1,400 रुपये क्या हो गई उसकी बचत हो गई। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे करते जाना। 1,400 रुपये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 85, मतलब इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन, 85 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए सरकार एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक जो 100 छात्रों को प्रशिक्षित करता है को 1 लाख प्रति माह देती है, और एक नौकरशाह सरकार को एक अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की सलाह देता है
क्योंकि उसे केवल 20,000 रुपये प्रति माह वेतन देना पड़ेगा। जो प्रशिक्षित शिक्षक रहेगा उसका वेतन यहाँ बताया कि 1 लाख रुपए पर मंथ है ना, 1 लाख रुपए पर मंथ। और जो अप्रशिक्षित शिक्षक होगा उसका वेतन है 20,000 पर मंथ। लेकिन इसमें आगे क्या बोलता है, इसमें ये आगे बोलता है कि नौकरशाह सरकार को एक अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की सलाह देता है क्योंकि उसे केवल 20,000 प्रति माह देना पड़ेगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के कार्य से 1,000 प्रति माह प्रति छात्र का नुकसान हुआ है। इस सलाह के क्रियान्वयन पर 2 साल में लाभ हानि का अनुमान लगाइए। तो 2 साल तक क्रियान्वयन करना है। तो 1 लाख क्या है इसका, पर मंथ पेमेंट है इसका। तो 1 साल में कितना हो जाएगा इसका, 12 से गुणा कर दोगे, 12 महीने होते हैं तो 12 लाख हो गया 1 साल का। तो इसको 2 साल तक योजना क्रियान्वयन करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो 24 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे जो शिक्षक आपका प्रशिक्षित है और अच्छे ट्रेनिंग करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखिए 12 महीने की इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 1 साल की, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, हमको 1 साल तक के लिए ट्रेनिंग देना है क्या, नहीं देना, हमको 2 साल तक के देना है। देखिए 100 बच्चों को प्रशिक्षित होते हैं और प्रति बच्चे 1,000 रुपया खर्च होता है, एक बच्चे के ऊपर 1,000 रुपए। और ये क्रियान्वयन अगर 1 साल के लिए होता है तो कितना खर्चा आएगा, तो 1 साल में जो अप्रशिक्षित शिक्षक है वो बच्चों को अगर शिक्षित करता है, पढ़ाता है तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है, उनके कार्यों से इतना रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा 12, उसके बाद 3 तो 5 0, 1 2 3 4 5। तो 1 साल में इतना नुकसान होता है, 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 2 2 4 और 1, यहाँ पे कितना होगा उसको 14,40,000। ठीक है, अभी लेकिन क्या है ये 1 साल का है। लेकिन अगर यही योजना 1 साल में शिक्षक का पेमेंट और 1 साल में जो बच्चों को नुकसान हो रहा है बच्चों के कार्यों से, तो इतना लगेगा। 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 28। तो यहाँ पे कितना नुकसान हो जाएगा 28,80,000 और यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है 24 लाख का। तो मतलब अगर आप अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा यहाँ पे 24 4 28, 4,80,000, 4.8 लाख। तो यही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन अच्छी थी, लंबी थी, इसीलिए इसको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है 4,80,000 की हानि कैसे होगी, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 86। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 86। क्वेश्चन में कहा है कि एक कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है तथा 1,000 कर्मचारी 20 दिनों के लिए हड़ताल पर गए हैं, तो हड़ताल के कारण सरकार को हुआ नुकसान बताइए। 30,000 प्रति माह है तो माह को हम लोग 30 दिन लेते हैं और तो एक दिन का पेमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, लगभग 1,000 रुपये। 30 दिन की 30,000 पेमेंट है, एक दिन कितनी हो जाएगी 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये एक दिन में का नुकसान हो रहा है एक कर्मचारी का। और कितने कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, 100 कर्मचारी, 1,000 कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं। कितने दिनों के लिए गए हैं, ये तो एक दिन का है ना, एक दिन का 1,000 रुपये लिया हूँ मैं, तो गए हैं 20 दिन के लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 0, 3 6 और 1 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो इकाई दाई सैकड़ा, 1,000 10,000 लाख 10 लाख और ये 2, मतलब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा गवर्नमेंट को अगर ऐसे कोई कर्मचारी जिनकी पेमेंट 30,000 रुपये प्रति माह है और वो 20 दिन के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है। एक भिखारी पुनर्वास कैंप का अनुमान है कि प्रति भिखारी पर दिन का खर्च 50 रुपये है, जबकि इन भिखारियों के कारण होने वाले अपराधों को रोकने के लिए 15 लाख प्रति माह का खर्च है। 1,000 भिखारी हैं। यदि कोई राज्य भिखारी पुनर्वास कैंप खोलने का निर्णय लेती है तो उस सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का आकलन कीजिए। आपको ये बताना है कि अगर 15 लाख रुपए खर्च करके उनका अपराध ही रोका जाए या एक पुनर्वास कैंप खोल दी जाए जिसमें उनके अपराध अपने आप ही रुक जाए। लेकिन जब कैंप खोलेंगे तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा और उनका ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 50 रुपये प्रति भिखारी खर्चा होता है। तो अगर आप पुनर्वास कैंप नहीं खोलते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्वास कैंप नहीं खोलते हैं तो आपको 15 लाख रुपए का सीधे प्रति माह का गवर्नमेंट को चपत होती है भिखारियों के कारण, 1,000 भिखारी का। तो इसको तो ये कॉलम तो फिक्स है हमारा, अगर हम लोग अपराध के लिए अगर अपराध रोकते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग पुनर्वास कैंप खोलते हैं तो क्या होगा उसमें देखिए, 1,000 भिखारी हैं, 1,000 भिखारी और 50 भिखारी का 50 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है एक भिखारी को। तो महीने में कितना खर्चा आएगा, महीने में 30 दिन होते हैं, ये प्रतिदिन का है 50 रुपये एक भिखारी का। 1,000 भिखारी हैं और 30 दिन है आपके पास, तो
5 3 15 हो जाएगा और एक गुणा हो जाएगा 3 जीरो, एक 4 एक 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 15 लाख रुपए तो वैसे भी खर्च होने वाले हैं आपको। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, दोनों का सेम ही कीमत है, मतलब 0 लाख। मतलब कहने का मतलब चाहे आप भिखारियों के पुनर्वास कैंप खोल के उनको रख लीजिए, चाहे उनके अपराध का नियंत्रण कर लीजिए, लेकिन हर अपराध का नियंत्रण तो नहीं होता है, कभी कभी अपराध हो जाते हैं, तो इसके लिए आप ये अच्छा है कि पुनर्वास कैंप खोल दिया जाए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है और यहाँ पे विभिन्न शहर दिए हुए हैं और ये जो कॉलम है ये आय का कॉलम है और ये जो कॉलम है ये व्यय का कॉलम है। अगर आप इस शहर में रहेंगे बिलासपुर पे तो 10,000 रुपये कमाएंगे, 6,000 खर्चा हो जाएगा, आपको बचेगा यहाँ पे कितना 4K मतलब 4,000 रुपये। दूसरा शहर है दुर्ग, अगर यहाँ रहेंगे 10,000 रुपये कमाएंगे और 8,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा कितना, केवल 2,000 रुपये आपका यहाँ बचेगा। और धमतरी में अगर आप रहेंगे तो 8,000 कमाएंगे, 3,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, केवल 5,000 रुपये। और अगर रामानुगंज तहसील जो कि बलरामपुर जिले में पड़ता है छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे रहेंगे तो 8,000 रुपये कमाएंगे, 1,000 रुपये खर्चा को बचेगा 7,000 रुपये। यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अगर लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अधिकतम बचत के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है रामानुगंज। यहाँ पे आपका रहेंगे तो 7,000 रुपये आपका पर मंथ का बचेगा। आपको परसेंटेज नहीं पूछेगा, परसेंटेज में सबसे ज्यादा हाई यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ए के पास 1,000 रुपये है, क्वेश्चन में क्या रहा है, ए के पास कितना रुपए, 1,000 रुपये है, ठीक है। ए इसका आधा बी को देता, बी को वो आधा देगा तो कितना रुपए दे देगा दोस्तों, 500 रुपये दे देगा, इसका आधा है ना। उसके बाद बोलता बी प्राप्त राशि का आधा सी को देता है, यहाँ पे सी है तो इसको आधा कितना देगा, तो इसका आधा हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा, सी को देता है। सी अपनी राशि का आधा डी को देता है, अगर मैं डी को कितना राशि देगा, डी को देगा वो इसका आधा कर दोगे तो 125 रुपये देगा, ठीक है दोस्तों। डी अपनी प्राप्त राशि का आधा ई को देता है, ई को वो कितना रुपए दे देगा, फिर ई को 62.5 रुपये, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कितना आ गया, ई 62.5 रुपीज ई को मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 इसके नीचे में हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। एक लिपिक रिश्वत से 10,000 तथा वेतन से 30,000 प्रति माह कमाता है, क्योंकि सैलरी कितनी होगी दोस्तों, 30,000 + 10,000 40,000 रुपये पर मंथ की उसकी सैलरी होगी। लिपिक मतलब होता है क्लर्क जो ऑफिस में काम करते हैं। उसका मासिक सामान्य खर्च 25,000 रुपये तथा वार्षिक चिकित्सा खर्च 1 लाख है। उसकी वार्षिक बचत क्या है, तो वार्षिक बचत आपको निकालना है, तो ये महीने का 40,000 है, तो साल में उसे कितना कमाएगा, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। 40,000 पेमेंट है, 1 महीने की है, 12 महीने में कितना कमाएगा, 4,80,000 रुपये। इसका सामान्य खर्च महीने कितना है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये ये पर मंथ का है। अगर इसको आप 12 से गुणा कर देंगे तो साल भर का इसका खर्चा निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपये। प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख उसका खर्च और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका चिकित्सा खर्च है जो कि साल का है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये। तो ये किया था उसका, ये था उसका आय साल का, और ये उसका हो गया खर्च। तो क्या है, उसकी बचत कितनी निकलनी, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 4 लाख 4.8 लाख में से आप 4 लाख घटा दीजिए, तो आपका जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपये की, 80,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगले वीडियो में इसके 10 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूंगा, तब आपका संपरीक्षक का जो पिछली ईयर क्वेश्चन पेपर आया था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर आप लोग अंत तक देखें तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।